नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड के विभिन्न रोगों के इलाज के बारे में और आप अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करें तो आप थायराइड को बेहतर नियंत्रित रख सकते हैं। थायराइड ग्रंथि के रोगों को आप बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको रोग हो गए हैं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे और अगर नहीं हुए हैं, कोई लक्षण ही शुरुआत है, तो फिर आपको वो रोग नहीं आएगा। और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी उसकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आज हम विस्तार से इन सब विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको थायराइड के विभिन्न इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया। उससे पहले की वीडियो में मैंने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताया, हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताया और थायराइड के विभिन्न रोगों के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो आज हम जो विषय लेके आए हैं वो है थायराइड के रोगों का इलाज और आप अपने स्तर पे किस तरह से मैनेज करें, अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या आप चेंजेस लेके आएँ तो आप एक बेहतर कंट्रोल थायराइड रख सकते हैं। सबसे पहले तो जो इलाज आज उपलब्ध हैं उनके बारे में बात करें। एक और जहां एलोपैथिक सिस्टम सब लोग चुनते हैं अपने इलाज के लिए, वहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म के इलाज के लिए एंटी थायराइड मेडिसिन दी जाती है, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं और आपको कुछ रेडियो एक्टिव आयोडीन से ट्रीटमेंट किया जाता है और सर्जरी भी इसकी कराई जा सकती है। तो ये तो हुआ हाइपरथायराइडिज्म का एलोपैथिक इलाज। हाइपोथायराइडिज्म के लिए लीवोथायरॉक्सिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो हार्मोन ग्लैंड्स नहीं बना पा रही हैं उसको टैबलेट फॉर्म में दे दिया जाए, ये इलाज है। तो ये तो इलाज नहीं हुआ ना। आप जानते हो कि किस तरह से जो रोगी हैं वो सारी उम्र ही थायराइड के इन हार्मोन्स को दवाई के फॉर्म में लेते हैं और उनका रोग घटता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उनके हार्मोन्स की ये जो डोजेज हैं, एलोपैथिक दवाइयों की जो डोजेज हैं, ये डोजेज उनकी बढ़ती जाती है। मैं आज आपको निश्चित रूप से बताने वाला हूं कि आप अपने स्तर पे क्या करेंगे तो ये डोजेज नहीं बढ़ेंगी और होम्योपैथी तो चमत्कार करती है, इसकी चर्चा मैं लास्ट में कर दूंगा। आप क्या करें? सबसे प्रमुख है अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें, क्योंकि जो ऑटो इम्यून फैक्टर है ना, हाइपो के लिए भी और हाइपर के लिए भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए स्ट्रेस का अच्छे से मैनेज रखना जरूरी है। विस्तार से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। नमक, जो कि आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, उसको सही मात्रा में लिया जाना जरूरी है। नमक अधिक ना खाएं, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। कम ना खाएं क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाएगी। और नमक भी जो सी सॉल्ट है, यानी कि समुद्र के पानी से बना हुआ जो नमक है, उसका इस्तेमाल न करके आप रॉक साल्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि सेंधे नमक को अपने खाने में इस्तेमाल करें। नमक आपका निश्चित ही आयोडीन युक्त होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बहुत मुश्किल रहेगी थायराइड को मैनेज करने में। सी फूड का इस्तेमाल भी लिमिटेड करें। सी फूड का मतलब हो गया जो लोग मछलियाँ और इनका इस्तेमाल करते हैं, उनका भी इस्तेमाल सीमित ही होना चाहिए। नमक का इस्तेमाल भी सीमित होना चाहिए। समुद्र के पानी में नमक होता है, मछलियाँ नमक के पानी में रहेंगी, उनके अंदर आयोडीन अधिक हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए गलत है। अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें। समय से उठना, समय से सोना, 7-8 घंटे की नींद लेना, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करना, दोनों तरह की थायराइड के लिए बहुत ही जरूरी है। अपने खाने में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल ना हो। जो प्रिजर्व्ड फूड है वो भी आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, शलगम भी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के लोगों को नहीं खाने चाहिए। जितना हो सके लक्षण मिलने पर जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करें, डॉक्टर की राय लें और ट्रीटमेंट और अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। ये बहुत ही आवश्यक है। आपकी डाइट में आयरन अवश्य होना चाहिए। आयरन मतलब जो फलों को काटने पर काले हो जाते हैं, एप्पल टाइप के फल, गाजर, केला, इवन आलू जो काटने पर ब्लैक हो जाते हैं, इनका इस्तेमाल ज़रूरी है। पत्तों वाली चीज़ें जैसे कि पालक और हरी सब्जियां जितने इस्तेमाल करेंगे
उनके अंदर आयरन होता है। T4 के फॉर्मेशन के लिए आयरन जरूरी है। सेलेनियम एक तत्व है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करता है, उनसे हमें बचाता है। इसका इस्तेमाल जरूरी है। किसमें होता है सेलेनियम? होल ग्रेन्स यानी कि छिलके युक्त जितने भी अनाज हैं उनमें सेलेनियम की मात्रा होती है, वो अवश्य ही खाए जाने चाहिए। विटामिन बी थायराइड के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है और विटामिन बी होता है दूध में। दूध भी खास करके जो इंडियन काउ मिल्क है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे हमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जो ओबीज लोग हैं, ओवरवेट लोग हैं, उन्हें हाइपोथायराइडिज्म अधिक होता है। तो वेट लॉस करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज और अपने वेट के ऊपर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनमें आयोडीन भी होता है, इसलिए थोड़ा बहुत दूध रोजाना पीने से थायराइड ग्रंथि के फंक्शंस अच्छे रहते हैं। विटामिन डी किसी भी ग्रंथि के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन डी हमें सूरज से मिलता है। तेज धूप नहीं, सुबह की जो धूप होती है, खास करके सर्दी के मौसम में 2-3 घंटे और गर्मी के मौसम में केवल सूरज निकलने के आधा घंटा के अंदर जो धूप हमें मिलती है उसमें बैठना चाहिए, बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए, जिससे शरीर खुद विटामिन डी अपने लिए बनाए और वो हमारे ग्लैंड्स के एक्टिव फंक्शन के लिए बहुत ही आवश्यक है। योगा का प्रभाव सभी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स में बहुत ही बढ़िया है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों में योगा के बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। अपने लाइफ में योगा को शामिल करें। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से योग हैं जो आप करेंगे तो खास तौर पे आपको इस हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सर्वांगासन, हलासन, मत्स्य आसन, सेतु बंध सर्वांगासन, भुजंगासन, नौकासन, ऊर्ध्व धनुरासन और ओम का जाप, ये सब बहुत ही इफेक्टिव है हाइपोथायराइडिज्म के लिए। अगर आप बाकी आसन ना कर पाए तो ओम का जाप अवश्य करें। सीधा बैठ के गर्दन, सिर और धड़ स्ट्रेट रहें। पालथी मार के आप लंबी गहरी सांस लेकर के ओम का जाप करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके जाप से जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है, उसके फंक्शन बैलेंस होते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव है। रिसर्चेज हो चुकी है जिनमें इसके इफेक्ट को वेरीफाई किया गया है। जहाँ तक सवाल है इलाज का, मैं पहले कह चुका हूँ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट केवल थायराइड के इन रोगों को, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, हाइपरथायराइडिज्म हो, केवल कंट्रोल करने में सक्षम है। रोग जाता नहीं है। पेशेंट को सारी जिंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, क्योंकि खास करके ऑटो इम्यून फैक्टर को कोई भी दवाई ठीक नहीं कर पाती है। और लाइफ स्टाइल और इनका जो इफेक्ट है उस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए लोग सारी उम्र ही दवाइयाँ खाते रहते हैं और दवाइयों की डोज धीरे धीरे बढ़ जाती है। उनके साइड इफेक्ट जो शरीर को होते हैं अनियमित होने के कारण, वो अलग से। होम्योपैथिक इलाज से असंख्य पेशेंट ठीक हो चुके हैं और आसानी से ठीक होते हैं, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि होम्योपैथिक इलाज में हम किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म जो बीमारी है और हाइपरथायराइडिज्म, इन दोनों बीमारियों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट क्या होता है? रोगी की प्रकृति के अनुसार इलाज दिया जाना। उसकी प्रकृति को अंडरस्टैंड किया जाता है, पूरी स्टडी की जाती है। उनके मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम, उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फिजिकल अपीयरेंस, उनको सर्दी कम लगती है, गर्मी कम लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, उनके टेम्परामेंटल फैक्टर्स, उनके लाइफ के स्ट्रेस फैक्टर्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके दवाई का चुनाव किया जाता है। और जो दवाइयाँ प्रमुखतया हम लोग हाइपोथायराइडिज्म में यूज़ करते हैं उनको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए जो प्रमुख दवाइयाँ हैं वो है ग्रेफाइटस, पल्सटिला, सल्फर, लाइकोपोडियम,
कैलकेरिया कार्ब, स्पोंजिया, थायरोडिनम, थूजा, मीडोराइनम, ब्रोमियम, आयोडियम, कार्बोएनामिलिस, बेरेटा कार्ब और साइलिशिया आदि। हम लोग बीच बीच में नोसोड्स भी देते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कार्सिनोसिनम और थूजा इनका इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरथायराइडिज्म में भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कारगर है। हाइपरथायराइडिज्म में नेट्रम्यूर, आयोडियम, ट्यूबरकुलिनम, सीपिया, कैलकेरिया फ्लोर, ब्रोमियम, लाइकोपोडियम, थायरोडिनम, सल्फर, कैलकेरिया आयोड, बेरेटा आयोड आदि दवाइयाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी नोसोड के रूप में इंटरकरेंटली ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिनम और अन्य दवाइयाँ यूज़ की जाती है। एक लाइलाज बीमारी है, उसको होम्योपैथिक दवाई ठीक करती है। साथियों, टाइम तो लगेगा। कुछ लोग अधीर हो जाते हैं और बहुत जल्दी इलाज हो गया होगा ऐसी कल्पना करते हैं और उसमें निराश हो जाते हैं। हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट की ऑलरेडी जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो जो एंटीथायराइड मेडिसिन है, और हाइपो के अंदर जो थायरोक्सिन के हार्मोन्स उनको सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं, उनको अचानक से बंद नहीं करते हैं, क्योंकि अचानक बंद करने से रोगी को बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक इश्यूज हो जाते हैं। उनको टेपर डाउन की जाती है, दवाइयाँ धीरे धीरे कम की जाती है और शुरू में दोनों दवाइयाँ एक साथ चलती है और हर 1-2 महीने के बाद में जब जांच करा के देखते हैं तो जो जिस तरह के रिजल्ट्स होते हैं उन दवाइयों की डोज को मैनेज किया जाता है और अच्छे से ये रोग ठीक हो ही जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत ही बड़ी संख्या में रोगी हैं जिन्होंने होम्योपैथिक इलाज से लाभ लिया है। हमारे तो ये मानो कि लगभग सभी लोग ठीक होते हैं जिनको ये दोनों ही रोग हों। आप भी अपने इस थायराइड के रोग को बहुत अधिक ना बढ़ने दें। जैसे ही आपको पता चलता है आप इलाज लें, और इलाज में होम्योपैथिक इलाज बहुत ही इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप जानते हो, और ये रोग को जड़ से ठीक करने में कैपेबल है। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडोना आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।